अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। जहां बहुत सी डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं, वहां पड़ोसी मुल्क भारत में 5 रियासतों में हुए इंतखाबात के नताइज सामने आ गए हैं। उसको आज डिस्कस करते हैं। इससे क्या मुराद है, पॉलिटिकली क्या इम्पैक्ट होगा, भारत के अंदर क्या इसके असरात हो सकते हैं। मामला कुछ यूँ है कि आपको याद है गुज़श्ता महीने 5 रियासतों में इंतखाबात हुए थे, तमिलनाडु, आसाम, केरला, मगरबी बंगाल और पुदुचेरी। इन 5 रियासतों में से 3 में मोदी की पार्टी बीजेपी ने जीत अपने नाम की है। मगरबी बंगाल बड़ी की रियासत थी, इसको बड़ी कीनली वॉच किया जा रहा था। वहाँ पर 46 साल 46 ईयर्स बाद बीजेपी ने जीत हासिल की है। इसी तरह आसाम में तीसरी बार बीजेपी ने की वापसी हुई है, जीत हासिल की है। और पुदुचेरी में बीजेपी इत्तेहाद ने फतह अपने नाम की है। ये क्या सिग्निफाई करता है, और ख़ासकर तब जब ये जो इंतखाबात हैं इनके ऊपर कंट्रोवर्सी भी बहुत थी। वोटर लिस्टों में घपले, शदीद धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे अपोजिशन की जानिब से, रद्दोबदल करने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे वोटर लिस्टों के अंदर, और साथ ही साथ नफ़रत की सियासत और ख़ासकर एंटी मुस्लिम जज्बात के ऊपर सियासत करने के बीजेपी के ऊपर इल्ज़ामात थे। लेकिन ऐसे में बीजेपी की इस कामयाबी से क्या मुराद है, आइंदा सियासत के लिए क्या मानी रखता है, अपने तज्जियाकारों की राय जानते हैं। हमें ज्वाइन करें इसके लिए इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब, महमल सरफराज साहिबा और शहजाद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। महमल, आपसे सबसे पहले राय जानना चाहेंगे। हम जब पोलिंग हो रही थी उस दौरान भी हमने इन इलेक्शंस को डिस्कस किया और मुख्तलिफ के आउटकम्स हो सकते हैं, वोटर ट्रेंड्स क्या हो सकते हैं, इसको हम डिस्कस कर रहे थे। बट आई थिंक मगरबी बंगाल से शुरू करते हैं, विच इज़ रियली, क्या वैसे आपके लिए ये सरप्राइजिंग था आउटकम? क्योंकि 27% यहाँ पर मुस्लिम आबादी थी और बीजेपी का जो पूरा फोकस रहा वो एंटी मुस्लिम कैंपेनिंग या एंटी मुस्लिम जज्बात के ऊपर रहा। फिर भी इतनी भारी अक्सरियत में मोदी को वोट मिलना, क्या सेंटिमेंट रहा यहाँ पर? क्या कहा जा रहा है इन इलेक्शंस के बारे में? जी अलीना, मेरी एक्चुअली इंडिया के अंदर काफ़ी लोगों से ड्यूरिंग द इलेक्शंस भी जो है वो बातचीत हो रही थी, और अब जब ये रिजल्ट्स आए तो मैंने वहाँ के जर्नलिस्ट हो जाएं, उनके एक्टिविस्ट हो जाएं, एकेडमिक्स हो जाएं, और भी उनके पॉलिटिशियंस, उनसे मेरी बातचीत हुई कि ये हुआ क्या है, इस तरह के जो ट्रेंड है, व्हाट डज इट बेसिकली से अबाउट द कमिंग ईयर्स इन इंडिया और इंडिया की सियासत के बारे में। अच्छा, जिस तरह आपने जो अभी वेस्ट बंगाल की बात की अलीना, इसके अंदर तो बहुत सारे फैक्टर्स थे। सरप्राइजिंग कुछ लोगों के लिए ज़रूर था, लेकिन एक जो एंटी इनकम्बेंसी हमने पहले देखा था कि 30 से ज़ायद साल जो है वहाँ एक लेफ्ट की हुकूमत थी, फिर ममता बनर्जी की आ गई, अब जो है वो भी जो है 3 टर्म्स के बाद जो है वो अब चेंज हो गया, बीजेपी के पास इस तरीके से जा रही है। वहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के अलावा जो चीजें थी, कुछ लोग जो थे वो ममता बनर्जी की लोकल लीडर से भी जो थे वो नाराज थे। वहां का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस था, वहां पर भी जो है काफी इश्यूज इस तरह के आ रहे थे। आपने बात की कि शायद ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स और ये इस तरह की चीजों की वजह से बीजेपी जो है उसको कोई एज मिला होगा, लेकिन वहां पर एक ये भी चीज थी अलीना के डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियलाइजेशन उस तरीके से नहीं हुई, जॉब क्रिएशन उस तरीके से नहीं हुई, वेलफेयर स्कीम बहुत अच्छी थी, लेकिन ऑब्वियसली दे डोंट रियली ट्रांसलेट इनटू वोट्स उस तरीके से। तो एक तो खैर ये भी चीज थी। अच्छा, फिर आपने जिस तरह अभी बात की वो इलेक्टोरल रोल्स की, जो एसआईआर की एक पूरी कंट्रोवर्सी बनी हुई है वहाँ इंडिया के अंदर, खास तौर पे वेस्ट बंगाल के अंदर तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात की जा रही है। लेकिन इसके ऊपर जो है लोगों का मानना है कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन जो, यानी कि इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इलेक्शन कमीशन हो, उनकी जुडिशरी हो, फिर उनका मीडिया हो, ये सब कुछ तो मोदी ने कोऑप्ट कर लिया है। ये तो ऑलरेडी मोदी की साइड पे है। लेकिन मैंने जिस जिस से बात की ली ना, एक कॉमन थ्रेड था सबका, वो था कि ऑपोजिशन हैज फेल्ड। जो इंडिया ब्लॉक है इंडिया के अंदर, वो कह रहे हैं कि उनके अंदर कोई यूनिटी नहीं थी, कोई कोहेरेंट उनकी स्ट्रैटेजी नहीं थी, और ये सारे जो रिजल्ट्स हैं ये उसकी वजह से आए, जहां जहां बीजेपी की जीत हुई है। और ये बात जो है वहां पर ये लिखा भी जा रहा है, बोला भी जा रहा है, वो ये लीना कि देखिए 2024 में एक जो रिजल्ट आए थे वो जरा शॉकिंग रिजल्ट थे, स्टनिंग विक्ट्री थी एक तरह से। वो एक एज मिला था ऑपोजिशन को उस तरीके की, क्योंकि जो मोदी चाह रहे थे कि उनको जीत मिले, वो विक्ट्री नहीं मिली थी। लेकिन उस दिन से लेकर अब तक अगर आप देखें, खासतौर पर स्टेट इलेक्शंस के अंदर, तो बीजेपी ने वापसी की है। तो जो एक उनको एज मिला हुआ था वो कम से कम तर हो जाए, तो वो स्पेस श्रिंक करती जा रही है ऑपोजिशन की, और उसकी वजह जो है वो
जिस तरह किसी ने मुझे कहा, उन्होंने कहा द ऑपोजिशन डजंट हैव फायर इन देयर बेली, दे आर नॉट पॉलिटिकल बीस्ट लाइक द बीजेपी। उन्होंने कहा कि आप बीजेपी की अगर इलेक्टोरल मशीनरी को अगर आप देखें, आप उनको क्लोजली देखें, तो वो जिस तरीके से हर इलेक्शन को बड़े साइंटिफिकली वो करते हैं, बाकी तो इंस्टीट्यूशंस का साथ एक अलग है, लेकिन जिस तरीके से वो कैंपेन करते हैं और बाकी स्ट्रेटजी बनाते हैं, ऑपोजिशन के अंदर वो है ही नहीं। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा फेलियर कांग्रेस और राहुल गांधी का भी वो कहते हैं है कि वो एक लीडरशिप का एक प्रॉपर वैक्यूम है, कि जिस तरह वो भी जाकर अगर वेस्ट बंगाल के अंदर वो ममता के खिलाफ जो है कैंपेन करते रहे चंद सीटों के लिए, तो उस चीज को बीजेपी ने इस्तेमाल किया, उनके सोशल मीडिया ने उस चीज को इस्तेमाल किया। तो ये जो सारा कुछ है लीना, मेरे ख्याल में कि जो असल बात है, और ये मैं आपको बताऊं कि मेरी जिससे भी बात हुई लीना, ऑलमोस्ट सबकी एक जो लाइन मुझे है वो ये, उन्होंने सबने एक बात की, उन्होंने कहा कि दिस इज अ वेरी डिप्रेसिंग डे, not just for the minorities but also for the majority in India, because बीजेपी ने जिस तरीके से पावर ग्रैब कर लिया है और उन्होंने जिस तरीके से कोड क्रैक कर लिया है, वो इसी तरह पूरे पैन इंडिया के अंदर कुछ स्टेट्स के अलावा वो हर जगह जिस तरीके से अपना मार्जिन भी बढ़ाते जा रहे हैं, जीतते भी जा रहे हैं। ये अगले इलेक्शन के लिए खाली 2029 के इलेक्शन नहीं, स्टेट इलेक्शन जो आने वाले हैं। बट आई मीन मेमल क्विकली हमें थोड़ा सा इसमें से सेंस ये बनाइएगा कि इंडिया में ये क्या सेंटिमेंट है, कि क्या ये जो पॉलिटिकल विशनेस है बीजेपी की उसकी वजह से हुआ है, या फिर वहाँ पर जो इल्ज़ामात लग रहे थे और बहुत बड़े पैमाने पर रिगिंग के इलेक्टोरल वोट्स में लिस्ट्स में, ये उसकी वजह से हुआ है? दोनों में से ज़्यादा कौन सी राय भारी है? और क्या ये जो इल्ज़ामात लग रहे थे ये इतने बड़े हैं कि इसकी वजह से कोई असर हो सके? देखिए, जैसे लीना मैंने पहले कहा, इलेक्टोरल रिगिंग, ये जिस तरह जो लिस्ट जो है खासतौर पे एसआईआर के ऊपर और वेस्ट बंगाल के ऊपर इसका हुआ है, इसका इम्पैक्ट हुआ है, ये नहीं मैं कहूंगी कि नहीं हुआ, लेकिन उसके ऊपर भी वहां के कुछ जर्नलिस्ट ने नंबर्स के साथ ये कहा है कि इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं इतना था, बड़ा नहीं है कि ममता बनर्जी जो है वो इस तरीके से हारती, क्योंकि जो गवर्नेंस का मसला उधर, एक जो गवर्नेंस और ऑपोजिशन को ये कहा जा रहा है कि आप जहां जहां आपकी गवर्नमेंट्स हैं, आप वहां पर अपने गवर्नेंस मॉडल पर भी करें, और दूसरा यूनिटी के ऊपर मैं आपको बताऊं कि बार बार कि वो कह रहे हैं कि ये नेशनल लेवल के ऊपर इररेलेवेंट हो रहे हैं, और अगर ये स्टेट लेवल के ऊपर इतने इररेलेवेंट हो रही है ऑपोजिशन, तो इसका मतलब है कि नेशनल लेवल के ऊपर तो फिर ये अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, मैं इसीलिए चाह रही थी कि हम थोड़ा सा क्लियरली इसको डिफरेंशिएट करें, क्योंकि इरशाद भट्टी साहब, हमने बिल्कुल मुख्तलिफ सिनेरियो देखा पिछले साल इंडिया में जब जनरल इलेक्शंस हुए, उस वक्त जो अपोजिशन ब्लॉक था वो गालिब आया, गो के उस तरह से नहीं जो प्रेडिक्शंस थी, लेकिन फिर भी मोदी की दावे और तवक्कुआत के बरक्स तो बहुत सारी सीट्स उन्होंने की और उनको सादा अक्सरियत नहीं लेने दी। तो इस वक्त क्या उन दोनों कैफियत का कंपैरिजन करना चाहिए, किया जा सकता है? और इस सिनेरियो को देखें कि 5 में से 3 रियासतों के ऊपर बीजेपी की जीत, आप क्या समझते हैं, ये क्या मानी रखता है, क्या मुराद रखता है? मैडम शेख, बड़ा दिलचस्प मंजरनामा है भारत में, इसमें कोई शक नहीं। मीडिया कंट्रोल में है नरेंद्र मोदी साहब के, अदलिया कंट्रोल में है, धांधली फैक्टर भी है, और अपोजिशन नाकामी भी है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन ये मोदी और उनके जो पूरा उनके साथ जमातें हैं, उनकी मेहनत भी इसमें बड़ी शामिल है। दिल्ली इंतखाबात 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी ने हुकूमत बनाई, आम आदमी पार्टी हार गई। बिहार इलेक्शन बीजेपी की क़यादत में कौमी जमहूरी इत्तेहाद 243 में से 203 नशिस्तें जीत गया। नीतीश कुमार 10वीं बार वज़ीर आला बने। अब ये मगरबी बंगाल, हैरत की बात है, इस बुरी तरह ममता बनर्जी नहीं, किसी को तवक्को थी कि वो इस बुरी तरह हारेंगी। 15 साल इक़्तिदार का सूरज गरूब हुआ, 46 साल बाद वापसी, जैसा आपने भी बताया, बीजेपी की, और असम में तीसरी बार। ममता जी जो दिल्ली में हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रही थी, वो अपने घर में हार गई। अब इसमें बड़े दिलचस्प फैक्टर हैं, ख़ास तौर पर ये जो 5 रियासतों में इलेक्शन हुए, इसमें एक मजबूत तंजीमी ढांचा बीजेपी का निचली सतह से ऊपर तक। दूसरा, वोटर मोबिलाइजेशन बताया जा रहा है कि बहुत अच्छी तरीके से की बीजेपी ने। तीसरा, मोदी फैक्टर बड़ा काम आया यहाँ। चौथा, हिंदुत्व बयानियाँ यानी इंतहा पसंद बयानियाँ जो है वो काम आ गया। अपोजिशन तकसीम हुई, वो आ गया। जोड़ तोड़ की सियासत,
आप चंद दिन पहले राघव चड्ढा की क़यादत में 10 में से 7 राज्यसभा के मेंबरान बीजेपी में शामिल हो गए, आम आदमी पार्टी के, ये परिणीति चोपड़ा के शोहर। तो जोड़ तोड़ जो है बीजेपी बहुत हर जगह पर कर रही है, जहाँ जहाँ उसे लगता है कि वो मकामी सतह पर, डिस्ट्रिक्ट के सतह पर, डिवीज़न के सतह पर। और फिर है वसाइल की बर्तरी बीजेपी को थी, फिर है फंड्स की दस्तयाबी थी, फिर अवामी बहबूद के मंसूबे जो डायरेक्ट आवाम को हिट कर रहे थे, लाडली बहन योजना, ख़वातीन वोटर्स जो हैं वो बड़ी इसकी तरफ आई, मुफ्त राशन, गैस सिलेंडर घर बना कर देना, और मुखालफीन के ख़िलाफ़ मजबूत मुहिम और मकामी वसाइल का इस्तेमाल, जिसमें इंतज़ामिया, जिसमें सारे लोग जो हमारे ख़ित्ते में होता है। तो ये वो फैक्टर थे जो यहाँ जीते। इसके अलावा 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर और भी हैं। ट्रंप मोदी मुखालिफ बयानात, मोदी साहब विक्टिम कार्ड खेल गए और ट्रंप नफ़रत जो है वो उसको इस्तेमाल किया उनके ऊपर से लेकर नीचे तक, कि हम देखें हम पूरी सारी जो दुनिया है वो मोदी साहब अगर अपनी पॉलिसी आगे लेकर चलते हैं तो देखें दुनिया किस तरह, और मोदी साहब अपने असूलों पर खड़े हैं। जैसे ट्रंप साहब तो अब आजकल वैसे ही बने, हंगरी में जिस बंदे को सपोर्ट किया था वो भी हार गया, इधर इनके खिलाफ मुसलसल बयानात देते रहे, ये जीत गए। और केरला में मुस्लिम लीग को 22 सीटें मिली हैं, मैंने ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और कांग्रेस में से इत्तेहाद करके बीजेपी को शिकस्त दी है। और फिर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ममता बनर्जी के हारने का, वो है बांग्लादेश फैक्टर। सरहद साथ मिलती है, और इन्होंने पूरे थ्रू आउट एक बयानिया बनाया कि मुसलमानों ने मिलकर हमारी हसीना वाजिद को निकाल दिया, वहाँ मुसलमान आ गए हैं इंतहा पसंद, वहाँ पाकिस्तान आ गया है, तो हमें अब उसकी फ़िक्र करनी है। फिर जो आखिरी जो और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फ़ॉरेन पॉलिसी असरअंदाज नहीं हुई ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर वोटर्स पर। जो भी अगर हिंदुस्तान इस वक्त तन्हा है या उसको मसाइल हैं फ़ॉरेन पॉलिसी में, या उसकी फ़ॉरेन पॉलिसी नहीं चल रही, वो असरअंदाज नहीं हुई। तो मोदी फैक्टर, मोदी ने जोड़ तोड़ करके और अपनी सियासत को, अपने मीडिया को, अपनी अदलिया को, अपने इलेक्शन कमीशन को, और एक टेक्निकल किस्म की धांधली करके 3 वो जो हैं रियासतों में जीत गए हैं वो। ये फॉरेन पॉलिसी वाला आप इंटरेस्टिंग कह रहे हैं पॉइंट, क्योंकि आपने पहले ये भी कहा कि ट्रंप मुखालिफ बयान मोदी के हक में काम किए, थोड़ी कॉन्ट्रडिक्ट करती है, बट आई विल कम बैक टू यू। क्योंकि जो शहजाद भट्टी साहब ने एक लंबी फहरिस्त गिनवाई है बीजेपी के हक में, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो हमने कांग्रेस की भी बहुत सारी प्लस पॉइंट्स देखे, जिसमें राहुल गांधी ने जिस तरह से पूरा वोटर लिस्टों में घपला, उसके ऊपर अपना मुद्दा बनाया, एक पूरी रिपोर्ट, वाइट पेपर जारी किया बाकायदा तौर पर, उसको तो बड़ा सराहा जा रहा था। बट आपके ख्याल में कहाँ चूके, या ये आज जो इंडिया के अंदर जैसे महमल बता रही हैं सेंटिमेंट है कि ऑपोजिशन के पास वो आग या वो जज्बा नहीं है जिसकी ज़रूरत थी, तो क्या कमी है इस वक्त? देखिए, जो रिजल्ट है वो सरप्राइजिंग तो इस लिहाज से है क्योंकि 2024 की जो इलेक्शंस थे उसमें आपको याद है ना कि बीजेपी और मोदी का नारा क्या था, अब की बार 400 पार, यानी कि वो 2/3 मेजोरिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन सिंपल मेजोरिटी भी नहीं मिली। बाद में अलायंस बनाया और 290 सीट पूरी करके उनका अलायंस जो है एनडीए वो वहां पे हुकूमत कर रहा है। तो वो यकीनन उस वक्त ऑपोजिशन ने, कांग्रेस ने आउट परफॉर्म किया था जो एक्सपेक्टेशंस थी मोदी साहब की, बीजेपी की। और बहुत सारे उस वक्त जो न्यूट्रल लोग हैं वो कह रहे थे कि इस मरतबा एक इनकम्बेंसी फैक्टर होगा जो कि हर्ट करेगा बीजेपी को। लेकिन इस इलेक्शन में ऑल्दो केरला में कांग्रेस ने कमबैक किया है, लेकिन वेस्ट बंगाल का जो नतीजा है वो कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल है बीजेपी के लिए, क्योंकि 46 साल की उनकी तारीख में पहली मर्तबा वो वेस्ट बंगाल में जीते हैं। अब इसमें 2-3 बातें ऑलरेडी हो चुकी है प्रोग्राम में। एक तो ये कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, उसका एक इनकम्बेंसी फैक्टर था, वहां पे इश्यूज थे लोगों को। लेकिन 2 जो बड़ी बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि एक तो वोटर लिस्ट पे तब्दीली, जिसपे 27 लाख वोटर्स को जो है निकाल दिया गया, और उनमें से कहा जा रहा है कि काफी सारे जो है वो मुस्लिम वोटर्स भी थे। और अब यही तज्जिया कर रहे हैं वहां पे लोग कि अगर इन लोगों को वोट देने का हक होता तो नतीजा क्या होता, क्योंकि इस वक्त जो लीड है ना बीजेपी की ओवर टीएमसी वो तकरीबन 5% की है, और ये 27 लाख वोटर बनते हैं 4.3%, तो यानी कि अच्छा खासा तादाद है। तो अगर ये वोटर्स
शामिल होते तो क्या नतीजा बदल जाता है, इस पर अब बहुत ज्यादा वहां पे बात हो रही है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे तो इस इलेक्शन से पहले ही रद्दोबदल के इल्जाम हो रहे थे। जैसे भी आपने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी जो है वो इससे पहले माजी में कुछ स्टेट के हवाले से ये कहते रहे कि कैसे वहां पे जाली वोटर्स लिस्ट जो है वो बनाई जाती है। दूसरा एक फैक्टर वो ये था कि जो बीजेपी की एक पॉलिटिक्स है, एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स, उन्होंने उस कैंपेन को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया वेस्ट बंगाल में। और ममता बनर्जी के हवाले से उन्होंने एक ये परसेप्शन बना दिया कि वो प्रो मुसलमान है। और मैं पढ़ रहा था कहीं पे कुछ इंटरव्यूज जो हुए थे, तो वहां जो ट्रेडिशनल वोटर्स भी थे टीएमसी के, वो भी यही बात कर रहे थे कि अब दीदी जो है, वहां पे ममता बनर्जी को दीदी कहा जाता है, कि दीदी जो है ना वो मुसलमानों के सपोर्ट करती हैं। तो ये ऑब्वियसली जो एक उनकी मुहिम थी, जो पूरी कैंपेन थी बीजेपी की, वो काफी हद तक इम्पैक्टफुल थी और उन्होंने वहां पे एक मनफी तासुर ये पैदा कर दिया कि ये मुसलमानों को सपोर्ट करती है। तो मेरे ख्याल से ये 2-3 फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आपने देखा है कि बीजेपी ने वहां पे अपनी हुकूमत कायम जो है वो कर ली है। अब सवाल जो आपका है कि आने वाले दिनों में इसके असरात क्या होंगे। एक जो हमें रिवर्सल देखने में आया था, जिस पर हमने बात की 2024 में, कि ट्रेंड डिक्लाइनिंग ट्रेंड था, वो इस इलेक्शन में एटलीस्ट हमें नहीं नजर आया है। और इसके जो असरात है वेस्ट बंगाल पे, वो इटसेल्फ काफी डैमेजिंग हो सकते हैं, क्योंकि असम में ऑल्दो तीसरी मर्तबा हुकूमत बनाई है, लेकिन 2 साल पहले ये तनकीद होना शुरू हो चुकी थी कि असम में भी वो हल्के जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी, वो 33 हल्के बनते थे, लेकिन डिलिमिटेशन जो है की गई और उन हल्कों को तब्दील किया गया, और अब वो 33 में से 22 ऐसे मुस्लिम मेजॉरिटी वाले हल्के रह गए वहां पर। तो उन्होंने वहां पर भी जो है जो हल्का बंदियां हैं उनको तब्दील किया। और इसके अलावा असम में अगर आप देखें तो एंटी मुस्लिम, खासतौर पर जो बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम है, उनके खिलाफ जो है मुसलसल वहां की जो हुकूमत है वो एक्शन ले रही है। जिसकी एक मिसाल 2019 में हमने देखी, जब नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजन एक वो पूरा प्रोसेस बना था और लोगों को आइडेंटिफाई करने का, तो उसमें तकरीबन जो है 20 लाख लोगों को फॉरेनर्स डिक्लेयर कर दिया था। इफ आई रिमेंबर द नंबर करेक्टली, 20 लाख लोगों को, मुसलमान थे जिसमें मेजॉरिटी, उनको उन्होंने फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। और फिर किसी को बंद किया गया, किसी को बाहर भेजने की कोशिश की गई, यानी कि क्योस का माहौल था। तो ये अब यकीनन एक खतरा जरूर है कि जो पॉलिसीज, जो एक्शंस मुसलमानों के खिलाफ असम में लिए गए, शायद अब वो वेस्ट बंगाल में भी लेना शुरू करें और उसको एक अपना पक्का किला बनाने की वो कोशिश करें। ठीक है जी, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। भारत की 5 रियासतों में इंतखाबात पर तज्जिया तबसरा हम कर रहे हैं। सलीम साफी साहब, इन इलेक्शंस को डेमोक्रेसी फेस्टिवल कहा जा रहा था और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत, वहाँ पर इस तरह की एलिगेशंस के साथ इलेक्शंस होना, फिर जिस तरह के स्लोगन्स और कैंपेन्स इस इलेक्शन में बीजेपी की तरफ से इस्तेमाल की गई और उनको वोट पड़ा है, ये क्या कहता है, या ये जनरली जमहूरियत के लिए क्या मुराद रखता है? असल में बदकिस्मती ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत अब उन उसूलों पे कड़ी नहीं रही जिन उसूलों पे जमहूरियतें कड़ी हुआ करती हैं। ये इंतखाबात भी इस बात की अलामत हैं कि मोदी ने जिस तरीके से हिंदुस्तान को तकसीम किया है मजहबी बुनियादों पे, तो वो तकसीम लगता यही है कि पूरी तरह सराहियत कर गई है हिंदुस्तान की सोसाइटी में, और वो इंतखाबात में भी वो रिफ्लेक्ट होता है। गुज़िश्ता इलेक्शन में कुछ इशारे इस तरह मिले थे कि शायद वो तकसीम अब रिवर्स हो रही है और हिंदुस्तान शायद बाजी की तरह एक सेकुलर मुल्क की तरफ वापस चला जाए, लेकिन इस इलेक्शन ने दोबारा मोदी वाले ट्रेंड को जाहिर किया है। और फिर जो दुनिया की जमहूरियतें होती हैं उनमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं और सबको यकसा मौके दिए जाते हैं, वो हम सब जानते हैं। और मसलन मगरबी बंगाल में जो ममता बनर्जी है, उसने तो नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और उसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि यहाँ से वोटों को निकाला गया था और खुसूसन मुसलमानों के वोटरों को निकाला गया था। और कुछ हल्के ये भी ये दावा कर रहे हैं कि इस मामले में हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, मीडिया और अदलिया ये सब नरेंद्र मोदी के हमनवा हैं और वो चाहते हैं कि मगरबी बंगाल से मुसलमानों को निकाल कर बांग्लादेश की तरफ धकेल दिया जाए। तो ये फैक्टर्स माजी के में हिंदुस्तान के इंतखाबात में ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी और वहाँ के इलेक्शन कमीशन
पॉलिटिशियन की हम पाकिस्तान में भी मिसाल देते थे, लेकिन ये जब से मोदी सियासत में वारिद हुए हैं तो इलेक्शन मैनेजमेंट का और रिगिंग का ये इल्ज़ामात ये पिछले इलेक्शन में भी लगे थे, उससे पिछले इलेक्शन में भी लगे थे और इस इलेक्शन में भी शिद्दत के साथ लगाए जा रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ सबसे पूछना चाहती हूँ। अभी भट्टी साहब ने मेरा ख्याल है यहाँ पर बोला, फॉरेन पॉलिसी का हवाला दिया। क्या जिस तरह से पाकिस्तान से हार, फिर आलमी सतह पर मार्का हक, या फिर जो पाकिस्तान इंडिया में जंग हुई उसके सिलसिले में इंडिया की जग हंसाई, उनकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, टैरिफ्स के मामले के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही थी, तो क्या ऐसे अखज़ किया जा सकता है कि इंडिया के इंतखाबात में फॉरेन पॉलिसी उस तरह से असर नहीं रखती, या फिर ऐसा नहीं कहा जा सकता? जो भी इसका जवाब देना चाहे। अलीना, इस पे मैंने बात की, कुछ लोगों से मैंने ये बात पूछा। मैंने कहा कि आप लोग तो जो है डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है इस वक्त, जो है अगर देखा जाए इररेलेवेंट है, तो उसके ऊपर जो है उसके कोई असरात। और अभी तो खैर ये जो जंग की वजह से उधर जो है एनर्जी क्राइसिस बहुत ज्यादा, इंडिया के अंदर तो बहुत बड़ी एनर्जी क्राइसिस हुई है, वहां पर जो प्राइसेस और हर चीज जो है बहुत इंक्रीज की है। तो उस पर भी जो मुझे जवाब, जो मैं ऑपोजिशन की बार बार बात अलीना इसलिए कर रही हूँ कि मुझे हर एक से जो जवाब मिला वो ये था कि ऑपोजिशन की कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको वो उठाकर और रूलिंग पार्टी के बारे में ये एक पूरा नैरेटिव इसके ऊपर एक बनाना चाहिए था। जो यूनाइटेड फ्रंट की मैं बात करी ना, जो मिसिंग है, देखिए जो इलेक्टोरल रोल्स की बात होगी, SIR की, अभी जिस तरह शहजाद ने भी बात की कि वो 4.3% बनते थे, जो 27 लाख वोटर्स जिनकी वो कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि उनको वेस्ट बंगाल में बिल्कुल सही है, वेस्ट बंगाल के अंदर, और इस तरह की जो चीजें, वो यही जो मैंने बात स्टार्ट की कि बिल्कुल इंस्टीट्यूशंस जो है वो कोऑप्ट हुए हैं इंडिया के अंदर, उसको फाइट बैक कैसे करना है वो ऑपोजिशन ही कर सकती है। और यहाँ ऑपोजिशन का फेलियर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां सब लोग ये कहते हैं कि बीजेपी जो है उन्होंने 2024 के जब इलेक्शंस वो हारे जिस तरीके से, मतलब वैसे तो उन्होंने हुकूमत बना ली, लेकिन जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं जब उनको मिला, उसके बाद उन्होंने स्टेट्स के अंदर बहुत साइंटिफिकली इलेक्शन लड़े लीना। उसके अंदर बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उनके साथ होगा, जुडिशरी का होगा, मीडिया का होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जो एक जो कैंपेन जिस तरीके से वो करते हैं वो बेसिकली बयानिया बनाने में है, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं, मतलब यूनिटी नहीं है। जो इंडिया ब्लॉक की बात हो रही है कि अगर जो चैलेंज जिसने बीजेपी को किसने करना है, वो ये जो मैं डिप्रेशन की बात कर रही हूँ, वहां लोग डिप्रेस्ड हैं, वो इस तरह से कि वो कह रहे हैं कि हमारी ऑपोजिशन के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं, जो 2024 में इन्होंने गेन किए तो वो खत्म हो गए इनके। अब तो अगले जो इलेक्शन आने वाले हैं उसके अंदर देखें, जहां जहां इनकी गवर्नमेंट है, ये वहां देखें कि इनके साथ क्या होता है, क्योंकि बीजेपी तो इसी तरह से कैंपेन करती रहेगी। और ये जो है ये आपसी लड़ाइयों की वजह से ये कोई यूनाइटेड फ्रंट नहीं बना सकेंगे, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, इनको सड़कों पे निकलना चाहिए, इनको इन चीजों की वजह से पूरी रैली, इनको स्ट्रीट मूवमेंट करनी चाहिए, इकट्ठे मिलकर करनी चाहिए, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ होता हो, उनको नजर नहीं आ रहा है इंडिया के अंदर जिन लोगों से मेरी बात हुई। ठीक है जी, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। इरशाद भट्टी साहब ने भी ये कहा कि ट्रंप मुखालिफ बयानबाजी मोदी के हक में गई, लेकिन भट्टी साहब अगर फॉरेन पॉलिसी अफेक्ट नहीं कर रही तो फिर मुखालिफ बयानिया ट्रंप के किस तरह से काम आया? ये दोनों तो बातें एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। मैं बात कर रहा हूँ मैडम शेख मार्का हक की, ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूस की, और भारत की फॉरेन पॉलिसी में या सफारती सतह पर तन्हाई की। मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि ये असरअंदाज नहीं हुए, हालांकि शुरू में बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुए। अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा सवालात उठाए और पूछा कि हमारे तैयारे क्यों गिरे, और पूछा कि हमने क्यों गए अमेरिका के पास भागे भागे के जंग बंदी करवाई जाए। तो ये चीज़ें असरअंदाज नहीं हुई। और एक और मैडम शेख बात करना चाहता हूँ कि थलापति विजय जोसेफ विजय चंद्रशेखर 2 साल पहले सियासी जमात बनाई, अदाकार हैं, और तमिलनाडु में 107 सीटों पर उनकी जमात कामयाब हुई और 2 सीटों पर वो भी जीत गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा तमिलनाडु में एक इतना उनकी जीत तो कहा जा रहा था। सर से तमिलनाडु में मैं पढ़ रही थी, अमूमन यही होता है, अक्सर ये देखा गया है कि जो एक्टर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस बन जाते हैं, उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग होती है और उनको वोट मिलता है।
जी जी, लेकिन इतनी नहीं तवक्को की जा रही थी कि 100 से ज़्यादा सीटें जीत जाएंगे 2 साल पहले जमात बनाकर, लेकिन वो ले गए सीटें। सर सेम बट डिफरेंट फॉर पाकिस्तान। क्या आप इतने इसके ऊपर हैरान या आप खुशगवार हैरत का इजहार क्यों कर रहे हैं? क्या आप पाकिस्तान के लिए भी कुछ ऐसा चाहते हैं? मेरी तो अपनी ख्वाहिश है कि मैं इस तरह। आपने कहा क्रिकेटर नहीं तो एक्टर सही। नहीं, तमिलनाडु और जो वेस्ट बंगाल के अंदर एक जो फैक्टर वो कहते हैं ना तब्दीली, हाँ। कि लोग उधर तब्दीली चाहते थे। यानी कि ये जो जोसेफ विजय ने जो स्टालिन को उन लोगों को हराया है, ये बहुत बड़ी एक चीज उसको उधर देखा जा रहा है। और एक्चुअली वहां ये बताया जा रहा था कि वहां के जो एकेडमिक्स थे दे वर सीइंग दिस चेंज, जो बहुत सारा कई मीडिया और दूसरे लोग ये मिस कर देते हैं चीजें। तमिलनाडु के अंदर भी और वेस्ट बंगाल के अंदर वो वहां लोग ये कह रहे थे कि जो पॉपुलैरिटी है जोसेफ विजय की, वो नजर आ रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, और ये वो लोग उधर कह रहे थे कि वो जीतेंगे, लेकिन ये मीडिया और शायद। अच्छा, एक और चीज जाते जाते जरा क्विकली, सॉरी टाइम हमारे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है। साफी साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैंने कहा तमिलनाडु के पॉलिटिकल डायनामिक्स बाकी इंडिया से बड़ी हद तक मुख्तलिफ भी हैं। सर प्लीज एलैबोरेट। यदि वहाँ पे ये जो माहौल इन्होंने बनाया हुआ है, तो एक तो वहाँ पे तामिल आबादी भी ज़ाहिरी बात है कि रहती है, एक सरहदी सूबा है, रियासत है, और जो जिन बुनियादों पे बाकी हिंदुस्तान तकसीम हुआ है तो उन बुनियादों पे तमिलनाडु तकसीम नहीं है। अच्छा, मैं एक और चीज़ महमल, क्योंकि आपकी बात भी हुई है वहाँ पर सहाफ़ियों से, और जनरली वैसे तो कवरेज हम सभी फॉलो कर रहे हैं, बट अब आगे ऑपोजिशन की तरफ से कोई इशारा मिला है कि क्या वो इन रिजल्ट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्या इसके ऊपर कोई तहरीक चला सकते हैं या कोई रेजिस्टेंस होगी? जैसे हमने देखा, अभी बात भी हम कर रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से वोटर लिस्ट्स के ऊपर फिर धांधली को लेके बहुत इशू बनाया गया। क्या पोस्ट इलेक्शन इसको फॉलो थ्रू किया जाएगा या नहीं? देखिए लीना, अगर तो ऑपोजिशन वहां की नहीं फॉलो थ्रू करेगी, अगर ऑपोजिशन इसके ऊपर कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाएगी, तो मैंने तो जिससे भी बात की वो यही उनका कहना है कि फिर वो क्लीन स्वीप दे रहे हैं, बिकॉज ये लगातार कामयाबियां हैं बीजेपी के लिए। और वेस्ट बंगाल की कामयाबी तो इज अ शॉट इन देयर आर्म, इन द सेंस कि ये उनके लिए बहुत मेजर विक्ट्री है। तो अगर ये वॉक ओवर दे दिया ऑपोजिशन ने, कोई स्ट्रेटजी ना बनाई, कोई तहरीक ना चलाई, और ये जो SIR लिस्ट और ये बाकी सारे इनका देखें, अभी तो इसके ऊपर होगा कि एक्चुअली कितना डिफरेंस हो सकता था, कितना इंपैक्ट हुआ नहीं हुआ, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई प्रॉपर उन्होंने कैंपेन ना की, तो फिर मैं देख रही हूँ कि अगले स्टेट इलेक्शंस भी और जो है 2029 तो भी बहुत दूर है, लेकिन उसका बहुत मेजर इंपैक्ट स्टेट इलेक्शंस के ऊपर तो आएगा, और फिर 2029 में भी ऑपोजिशन बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएगी और उनके इलेक्टोरल प्रोसेस पूरा इररेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से उसको क्रैक कर लिया है, वो मेरे ख्याल में फिर इसी तरह क्लीन स्वीप उनको मिलती जाएगी। ठीक है, महमल की तारीफ में आज इंडिया टुडे ने तंज किया है उस पे कांग्रेस पे कि इज कांग्रेस आई बिकमिंग अनदर मुस्लिम लीग, तो उन्होंने तो ये तंज की लगाई है। वैसे इन ऑल फेयरनेस सर, हमने देखा कि कांग्रेस ये जो 2014 वाले जनरल इलेक्शंस थे, इससे पहले ज्यादा कुछ खातिर खा परफॉर्म भी नहीं कर रही थी। इट वाज प्रीटी मच अ डेड टाइगर, राइट? लेकिन फिर एकदम से जिस तरह से कैंपेनिंग की, वो पूरी मार्च की, तो 2024 से जनरल इलेक्शन से उनके लिए डिफाइनिंग मोमेंट थे। तो कहीं अनरियलिस्टिक तवक्कुआत तो नहीं लगा रही थी हमने कांग्रेस के साथ? नहीं, देखिए लीना, जब ऑपोजिशन इकट्ठी होती तो आपने देखा कि इन्होंने जो डीलिमिटेशन बिल था, जो कि वैसे ये वो कह रहे थे ना कि वुमेन एम्पावरमेंट या रिजर्वेशन वाला, हालांकि उसका कोई इससे नारी शक्ति से लेना देना नहीं था, वो एक जेरीमेंडरिंग का पूरा तरीका था। अब बीजेपी ने, आप देखे ना किस क्लेवरली वो कर रहे थे कि डीलिमिटेशन बिल लाकर क्या करना चाह रहे थे, वो स्टेट्स के अंदर पूरा वोटर वो चेंज करना चाह रहे थे, पैटर्न ही, उस चीज को डिफीट किया ऑपोजिशन ने मिलकर। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो ऑपोजिशन की मैं उधर बार बार कह रही हूँ कि महमल एक मिनट, आपने बड़े डिफिनिटिव तरीके से कह रही हैं, व्हिच इज रियली इंटरेस्टिंग कि उन्होंने डिफीट कर दिया। अभी शहजाद भी यहाँ पर कह रहे थे कि इसके बारे में सवाल है, खड़ा होता है कि आइदर इसने इतना इम्पैक्ट डाला या नहीं, अभी भी इबहम मौजूद है, क्योंकि वो एक इतना फैक्टर मौजूद है जिसमें एक्चुअली
दो तीन जैसे योगेंद्र यादव वगैरह जो है उन्होंने जब इस पे बात भी की, वो बड़े उधर के मतलब बड़े अच्छे एकेडमिक एक्टिविस्ट पॉलिटिशियन भी है, जो उन्होंने इस पे बात की, उन्होंने कहा हाँ एसआईआर का बिल्कुल इम्पैक्ट है, ये बात वो कर रहे हैं। लेकिन वहां पर लोग ये भी कह रहे हैं कि खाली एसआईआर की वजह से नहीं हुआ ये, बाकी सारे फैक्टर्स बहुत सारे और फैक्टर्स जो हमने अभी बात भी की, समझना होगा। और अगर ऑपोजिशन सिर्फ और सिर्फ ये कहती रहेगी कि इन लिस्ट की वजह से वो आ रहे हैं, तो ये नहीं है बात, बाकी चीजों को भी देखना बहुत जरूरी है, इंट्रोस्पेक्ट करने की सख्त जरूरत है। ओके ठीक है जी, इसी के साथ हमें आज के प्रोग्राम से इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।